हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का यहाँ पे साइंस के प्रश्न। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम होने वाली है। और 17 फरवरी को आपको मैथ का एग्ज़ाम है। नहीं तो मैथ का तो मैं यहाँ पर वीडियो बहुत सारा डाल चुका हूँ, ठीक है ना, बट क्वेश्चन बहुत कम करवाया हूँ। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को करवा दूंगा। उससे पहले भी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, फिर भी मैं आप लोग को नया नया क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है ना। तो पहले अभी हम लोग साइंस का प्रश्न यहाँ पे कर लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव पूरे वहाँ पे आप लोगों से साइंस में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से 40 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पीडीएफ से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ प्राप्त करना तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा व्हाट्सअप का लिंक, या फिर व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग सेव करके, ठीक है, और आप पीडीएफ मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं बिना देरी किए हुए। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दर्पण 3 तरह का होता है। जैसा कि आप जानते हैं दर्पण होता है, सबसे पहले तो दर्पण 2 तरह का होता है। एक होता है आपका समतल, ठीक है, और दूसरा जो आप जानते हैं जैसा कि एक समतल दर्पण होता है और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, और गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोलीय दर्पण में आता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, तो बड़ा प्रतिबिंब जो है ना अवतल में बनता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि हजामती के लिए जिसका उपयोग करते हैं हम लोग, वो अवतल दर्पण होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे यहाँ पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। ये सभी के सभी पहले प्रश्न पहले चैप्टर से हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं और ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं आप लोगों से। ठीक है, तो अवतल लेंस का अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग किसमें, दाढ़ी बनवाने वाले दर्पण के रूप में। ठीक है, आप लोग देखते होंगे हजामती दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग के यहाँ नहीं, सैलून में, चूंकि छोटे छोटे सैलून है यहाँ पे तो इसलिए नहीं, बट इसका उपयोग जैसे बड़े बड़े शहरों में जाएगा तो आपको दाढ़ी बनाने के लिए अबतल का ही उपयोग करते हैं, ताकि क्या हो, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा ना, तो आपका जैसे कि बाल छूट ना जाए एक भी। ठीक है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है। आपको मैं बता दूं, लेंस में मुख्य फोकस 2 होते हैं। लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं, 2 होते हैं। जैसे कि देखिए कोई भी लेंस है, मान लीजिए ये उत्तल लेंस है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं इधर भी फोकस होता है और इधर भी फोकस होता है। इधर प्राथमिक फोकस बोलते हैं, इसको द्वितीय फोकस बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 2 फोकस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर चौथा नंबर है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, देखिए यहाँ पे सभी का सभी डिजिट एक ही जैसा है। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए मात्रक जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला है मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स में कभी भी हम मात्रक लेते हैं तो मीटर पर सेकंड के रूप में लेते हैं, मीटर पर सेकंड के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर देखिए, पूछा है कॉर्निया। कॉर्निया आप लोग जानते हैं आंख में एक भाग होता है जिसको दान के रूप में देता है लोग। ठीक है, जैसे दान करने का कोई भी उम्र नहीं होता, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कॉर्निया में दोष अर्थात इसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो देखिए हम बता दें आपको कि पूर्णतः गोलीय नहीं होगा ना, तो आपको कभी क्या होगा कि क्षैतिज दिखाई देगा या कभी हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा। कहने का मतलब है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दिखाई देगा। ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बोलते हैं उसे। जब आपको कभी इस तरह का एक्स अक्ष पे दिखाई देगा मान लीजिए, तो वाई का नहीं दिखाई देगा, वाई दिखाई देगा तो एक्स का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अबिंदुकता बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बताइए किस तरह का दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अबिंदुकता को दूर करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, वो होता है आपका बाइफोकल लेंस। ठीक है, सॉरी बेलनाकार होता है, बाइफोकल नहीं। तो बाइफोकल तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समझिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है कि निकट दृष्टि दोष वाले किस चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बात हमारा ध्यान रखिएगा आप लोग, निकट देखिए 3 अक्षर का है ना, तो 4 अक्षर वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर दूर दृष्टि दोष होता है तो दूर कितना अक्षर में लिखाता है बताइए, दूर लिखाता है 2 अक्षर में। ठीक है, तो इसका 3 अक्षर वाला यानी कि उत्तल लेंस इसका आंसर हो जाता है, अगर दूर दृष्टि पूछता तब। चूंकि निकट पूछा है इसलिए आंसर क्या होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे,
पूछा आप लोगों से है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ये लीजिए निकट दृष्टि दोष, तो अभी अभी आप ऊपर देखे थे, ठीक है ना। तो इसका सही सही आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट, अवतल हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। और दूर के लिए उत्तल, बिल्कुल सही आप लोग बोले। समतल, देखिए समतल क्या होता है ना, समतल लेंस होता नहीं, ठीक है। समतल लेंस तो कहाँ से हो जाएगा ना, इसलिए समतल लेंस कभी नहीं होता है, ठीक। ध्यान रखिएगा इस बात का भी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनमो से देखिए दिश धारा और प्रत्यावर्ती, यानी कि एसी और डीसी दोनों तरह के डायनमो होते हैं, एसी और डीसी दोनों तरह के डायनमो होते हैं, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न 9 की तरफ। और 9 नंबर यहाँ पर देखिए पूछा है आप लोगों से कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है ना, वो देखिए शक्ति होता है W/T, P बराबर क्या होता है, W/T होता है, ठीक है। वर्क अपन टाइम, यानी कि इसको बोलते हैं वाट, किससे सूचित करते हैं, वाट से, यानी कि जूल पर सेकेंड भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे वाट, वाट वाट इसका सही है, लेकिन वर्क क्या होता है, वर्क होता है आपका कार्य, कार्य को होता है जूल, यानी कि इसका आंसर बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए और सी दोनों हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन की विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त किए जाते हैं किसका। तो देखिए विद्युत चुम्बक बनाने के लिए हम लोग नरम लोहा का उपयोग करते हैं, ठीक है। और अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए हम लोग इस्पात का उपयोग करते हैं। अस्थायी चुम्बक जिसको एक बार चुम्बक बना दी मतलब बन गया, ठीक है। लेकिन विद्युत चुम्बक क्या होता है बाबू की तनिक समय के लिए होता है, ठीक है। छोटे समय के लिए विद्युत चुम्बक बनाया जाता है, इसमें नरम लोहे का उपयोग करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं 11 नंबर यहाँ पे कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो जब भी आप ताप बढ़ेगा किसी, जैसे सोना चांदी एल्युमिनियम, इस सब में ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जिससे विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं वो क्या, जैसे जनरेटर देखो, जनरेटर जनित्र, क्या करते हैं हम लोग मशीन चलाते हैं और वहाँ से क्या होता है विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जनित्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ज़्यादा स्पीड तो नहीं बोल रहा हूँ ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ज़्यादा स्पीड तो नहीं हुआ, ठीक है। 13 नंबर यहाँ पर देखिए पूछा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अंगूठा, जैसे कि आप जानते हैं ये अंगूठा होता है, ये तर्जनी होता है, और एक यहाँ पे क्या होता है बुआ, इस तरह से आपका हाथ होता है मान लीजिए, ठीक है। इस तरह का हाथ है, और यहाँ पे ये अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गया, और ये तो तीनों क्या होता है समकोण पे होता है ना। तो पूछा आप लोगों से अंगूठा क्या करता है, तो वो देखो ध्यान में रखना, अंगूठा जो होता है ना बल की दिशा को बताता है, अंगूठा किसकी दिशा को बताता है, बल की दिशा को बताता है, और ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जबकि ये मध्यमा जो है ये बताते हैं हमें किसकी दिशा को, विद्युत धारा की दिशा को, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न 14 की तरफ। चलिए 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो विद्युत जनित्र जैसा कि आप जाने अभी कि विद्युत जनित्र में हम लोग क्या करते हैं इंजन स्टार्ट करते हैं, यानी कि वो क्या है मैकेनिकल ऊर्जा है, ठीक है। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो यांत्रिक को हम लोग किस में बदलते हैं, यांत्रिक को बदलते हैं हम लोग विद्युत में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और पूछा यहाँ पर है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक इसमें क्या है, ठीक है। आप लोग जानते हैं जैसा कि नाभिक को हम लोग क्या करते हैं, नाभिकीय विखंडन से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, ऐसा आप लोगों ने ऊर्जा वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहाँ हम लोग यूरेनियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। यूरेनियम 92 होता है, यूरेनियम 92 होता है, 235 होता है इसका, ठीक है। और 238 भी आइसोटोप होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, यहाँ पे सही आंसर इसका यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। यूरेनियम 92 याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 15 का सी हो जाएगा, ठीक है। और 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है बुआ, नवीकरणीय ऊर्जा होता है वैसा ऊर्जा जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो इसमें देखिए सौर ऊर्जा को हम लोग पुनः पुनः प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा है। बाद बाकी यहाँ पे तीनों जो है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है अनवीकरणीय ऊर्जा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 क्या बोला है आप लोगों से समझिएगा। भोजन का पचना या पकाना
ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया? तो देखिए भोजन जब भी पचता है तो बाबू ऊष्मा देता है, बस इस बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ऑक्सीकरण होता है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, भोजन का पचना जो है ना, अपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसको ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें छिपी भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा है हमने, ये आपको ये आंसर करना है उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अपचयन क्या होता है? अपचयन ध्यान रखिएगा, उपचयन अपचयन में अंतर है। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? अपचयन जो होता है ना, अपचयन वो होता है अबकारक। क्या होता है? अबकारक, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, उपचयन आंसर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और अगले प्रश्न पे चलिए, यहाँ पे 18 नंबर पूछा है CaCO3, इसको बोलते हैं वह कली चूना, सॉरी संगमरमर, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये टूटता है CaO और CO2। जैसे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि CO2 किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो आप बताइएगा। ये CaCO3 कहने का मतलब ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट का को जब हम तोड़ते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं यानी कि इसको विघटन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया है कि दो भागों में टूट गया, इसलिए इसको विघटन बोलेंगे, यानी कि अपघटन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। 19 पे चले। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? अभी अभी आप ऊपर देखे थे श्वसन, जो जैसे भोजन का पचना आप देखे थे उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। उसी तरह से बाबू श्वसन भी अपचयन उपचयन अभिक्रिया, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, ध्यान रहेगा इस बात का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 20 नंबर पूछा है Cu+O। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, कॉपर जो है ना ऑक्सीजन से जुड़ गया है। कॉपर जो है किससे जुड़ गया है? ऑक्सीजन से जुड़ गया है, ठीक है। इसलिए कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सही आप लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 21 नंबर पूछा आप लोगों से है, इनमें से कौन सा अम्लीय पदार्थ है? इसमें से कौन सा अम्लीय पदार्थ है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, अम्लीय वही होगा जो खट्टा होगा, ठीक है। तो अम्लीय पदार्थ यहाँ पे नारंगी का रस क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी देखिए यहाँ पर बेकिंग सोडा में भी जो होता है ना अम्ल पाया जाता है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे आप लोग को क्षार कहलाएंगे, ये सभी क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और आप लोगों से धोवन सोडा या बेकिंग सोडा का सूत्र पूछ ले तो क्या बताइएगा? अभी मैं नीचे अभी पूछने वाला ही हूँ, ठीक है। फिर भी यहाँ पर देखिए धोवन सोडा है ना, धोवन सोडा, तो धोवन सोडा का क्या हो जाएगा? Na2CO3, ठीक है, इंटू 10H2 इंटू 10H2, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और बेकिंग सोडा का NaHCO3, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें कोई पानी नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और अगला प्रश्न यहाँ पे, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? देखिए अम्लीय विलयन पीएच क्या है? पीएच एक स्केल है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, अम्लीय या क्षारीयता का पता लगाते हैं। तो अम्ल का पीएच मान जो होता है ना, वो 7 से कम होता है, इस बात का ध्यान रहेगा। 7 से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। ये आप लोग को आता भी है शायद। 7 से अधिक किसका होता है? क्षार का होता है। और 7 किसके बराबर होता है? 7 उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं जल का या NaCl का, ठीक है, पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। NaCl मतलब बिल्कुल सही, नमक। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा लवण है? लवण, लवण मतलब, लवण मतलब क्या होता है, ये बात आपको पता है ना? लवण मतलब होता है बाबू कि जो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से अभिक्रिया करके बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, प्रबल क्षार जो है ना, देखिए यहाँ पे समझिएगा अच्छा से, प्रबल क्षार हमारे यहाँ पे पोटासियम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। या आप लोग देखते हैं NaCl भी क्या है? NaCl जो है ना एक प्रकार का क्या है? नमक है। तो यहाँ भी देखिए प्रबल क्या है? क्षार है, और ये प्रबल अम्ल है, ठीक है। क्लोरीन प्रबल अम्ल की तरह बिहेव करता है, चूंकि ये अधातु होता है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है, चीनी का रासायनिक सूत्र, ये कौन नहीं जानता है? ये तो सब जानते हो, C12H22O11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बी क्यों कर रहे हो? बी बी थोड़े होगा, बी क्या है यहाँ पर? बी तो आप लोग का ये क्या बोलते हैं इसको, ये तो ग्लूकोज का सूत्र है ना, C6H12O6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, ठीक है ना, बी नहीं, बी नहीं, बिल्कुल नहीं, सी, सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर पूछा है, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन होता है? आप लोग जानते हैं सबसे ऊपर में क्रियाशील धातु सोडियम होता है, ठीक है। सोडियम पोटासियम इस तरह से होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चले। बिल्कुल पूछा है अच्छा हाँ, आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो हमारे यहाँ वहाँ पे आंसर क्या हो जाता है? Hg, यानी कि पारा, ठीक है, इसे मरकरी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा।
और अगला प्रश्न चलते हैं 26 की तरफ। और 26 यहाँ पे पूछा आप लोगों से कि इनमें से कौन सा अधातु चमकीला होता है। अधातु, धातु नहीं अधातु। तो अधातु जो होता है आयोडीन ना, वो चमकीला होता है, ठीक है। अरे नमक नहीं, नमक क्या होता है, नमक तो NaCl है ना, उसमें आयोडीन पाया जाता है, वो धातु क्या होता है, चमकीला होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और लोहे का परमाणु संख्या बताना है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, तो लोहे का परमाणु संख्या होता है आपका 26, ठीक है। कितना होता है, 26 होता है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर पूछा है, कार्बन का अपरूप कौन, अच्छा कौन है, सभी है। देखिए हीरा भी कार्बन का अपरूप होता है, ग्रेफाइट भी होता है, फ्लोरीन भी होता है। हीरा क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है, ध्यान रखिएगा। हीरा क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है, सिक्स फलकीय होता है। इसका आकार कुछ इस तरह से कार्बन कार्बन जुड़े होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरह का कार्बन कार्बन जुड़ा रहता है, ठीक है। सिक्स फलक, छः फलकीय होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है। फ्लोरीन जो होता है ये फुटबॉल की तरह होता है, फ्लोरीन क्या होता है, फुटबॉल की तरह होता है, ठीक है। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। और यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस देता है। ये वही गैस है जिससे आप लोग केला पकाते हैं, आम पकाते हैं, जो कुछ भी आपको पकाना होता है वो पकाते हैं, ठीक है। वहाँ पे आता है आपको क्या, एसिटिलीन गैस, ठीक है। कौन सा गैस, एसिटिलीन गैस। लेकिन यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो एथाइन गैस उसे ही बोलते हैं, एसिटिलीन को ही क्या बोलते हैं बाबू, एथाइन गैस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड समझ रहे हैं आप लोग, कैल्शियम कार्बाइड CaCO3 जिसे संगमरमर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस पे पानी का प्रवाह करवाएंगे ना तो वहाँ से हमें एथाइन गैस मिलेगा या एसिटिलीन गैस मिलेगा। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या माना गया। तो देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, एक मैंडलेफ जी बनाए थे आवर्त सारणी और एक मोसले जी बनाए थे। तो मैंडलेफ बनाए थे ना, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस जो था परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, ठीक है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जिसे मोसले ने तैयार किया उसे हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आप लोग को वहाँ पूछे जाएंगे, आपको पूरे 40 प्रश्न वहाँ पे करने हैं, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे पर डे वीडियो देखना है, ठीक है। पर डे आप देख के और 40 में 40 प्रश्न कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं ना, वो क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। आवर्त सारणी आप लोगों ने देखा है, ठीक है। मैं कुछ देर में दिखवाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है, आवर्त सारणी कैसा होता है। तो यहाँ पे 32 नंबर देखिए पूछा है, 32 नंबर कि हीलियम परमाणु की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान दीजिए, हीलियम क्या होता है, दो होता है, हीलियम दो होता है, ठीक है। हीलियम कितना होता है बाबू, दो होता है, ठीक है। तो हीलियम के परमाणु कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। हीलियम के परमाणु कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये एक ऐसा गैस है जो अक्रिय है और जिसके बाह्यतम कक्षा में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रहेगा। चले आगे 33, देखिए 33 क्या बोला है, रंध्र यानी कि स्टोमाटा जो जल का निष्कासन करता है, ठीक है। तो जल को क्या करता है, बाहर की ओर भेजता है, ठीक है, वाष्प के रूप में भेजता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट आप लोगों ने बोला, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न भी आइए, यहाँ पर क्या पूछा आप लोगों से कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन जो ब्लड में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा आपको, ठीक है, तो आपको हो जाएगा एनीमिया। क्या हो जाएगा, एनीमिया यानी कि खून की कमी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब आपका शरीर पीला हो जाता है यानी कि खून की कमी होते होते पीला हो जाता है तो उसको पीलिया बोलते हैं, ठीक है। मधुमेह क्या होता है, मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। ये निकलता कहाँ से इंसुलिन, यकृत से निकलता है। जमा कहाँ होता है, पित्त में जमा होता है, ध्यान रखिएगा, पित्त यानी कि पिता से। डायरिया आप लोग जानते हैं, आप लोग को जैसे लूज मोशन होना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 35 नंबर देखिए यहाँ पर, अमाशय के जठर रस में पाया जाता है। अमाशय जहाँ पे आपका भोजन पचता है, ठीक है। तो भोजन पचता है ना बाबू, तो वहाँ पे HCl क्या पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ए नंबर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चले। अच्छा एक मिनट जरा, पूछा जठर रस पाए जाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बिल्कुल सही है, पेप्सिनोजिन भी पाया जाता है और सिलेस्मा भी पाया जाता है। चलिए ये आंसर यहाँ पे आप लोगों का सही, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। और पूछे यहाँ पर है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आहार नाल में सबसे बड़ी बड़ी भाग जो होता है ना, वो जिसे आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊँ, चलिए मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये होता है नाक, थोड़ा सा बड़ा बन रहा है हमारे ख्याल से, इस तरह से होता है, ठीक है।
तो देखिए इस तरह से ग्रसनी होती है, फिर इस तरह से आता है और यहाँ पे दो पाइप होता है, एक चला जाता है आपका फेफड़ा की तरफ, दो फेफड़ा होते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और ये आ जाता है फूड, और यहाँ पे आपका शुरू होता है अमाशय, ठीक है, ये अमाशय है। और यहाँ पे इसके बाद होता है आपका बड़ा सा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे जो बनता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो देख रहे हैं ये जो बन रहा है अभी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग छोटियाँ, ठीक है, जो कि सबसे लंबा होता है, ठीक है। और ये पतला होता है, ठीक है, फिर भी इसका नाम बड़ी छोटियाँ इसलिए है कि ये इसका जो है आकार आकार बड़ा होता है, लेकिन क्या होता है इसका व्यास जो है ना, इसका व्यास वो छोटा होता है, लेकिन बड़ी आंत का व्यास बड़ा होता है, इसलिए उसका नाम बड़ी आंत है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सही आंसर 36 का, बिल्कुल बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, और यहाँ पे अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा है, न्यूरॉन के केंद्रक में न्यूरॉन का जो होता है, न्यूरॉन आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? न्यूरॉन तो आप लोग जरूर देखे होंगे, न्यूरॉन देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं देखे हैं बताइए? बिल्कुल देखे हैं, इस तरह का आकार देखे होंगे, इस तरह का आकार नहीं देखे हैं, देखे हैं ना। और आगे द्रुमिका इस तरह से देखे होंगे, यहाँ भी द्रुमिका रहता है, निकला हुआ रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना इस तरह का। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन, ठीक है। बीच में पाया जाता है केंद्रक, क्या पाया जाता है? केंद्रक। और ये जो भाग हटा हटा हुआ है, ठीक है ना, इसके बीच खाली मध्य स्थान पाया जाता है, इसको सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप लोगों से पूछा है, सो देखिए, यहाँ पर पूछा है न्यूरॉन के केंद्रक कहाँ उपस्थित होते हैं, बताइए आप कहाँ उपस्थित है? बाहर में तो उपस्थित है नहीं, अंदर में उपस्थित है ना, अंदर में है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा कोशिका काय में उपस्थित होता है, अंदर में। इसमें अंदर में होता है जल, जिसको क्या बोलते हैं? कोशिका जल बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये जो निकला निकला भाग हुआ है ना, इसको द्रुमिका बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं? द्रुमिका बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे देखिए, पूछा है आप लोगों से, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है मनुष्य का, अंदर में होता है, ठीक है ना। अंतर एक देखिए, ग्रंथि दो प्रकार का, एक बाह्य ग्रंथि भी होता है, अंदर का अंतः ग्रंथि भी होता है। एक होता है जो दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। तो अग्नाशय हमारा बाहरी ग्रंथि है, ठीक है, लेकिन लीवर क्या है? अंदर की ग्रंथि है, ठीक, ध्यान रखिएगा। लीवर यानी कि ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ए। लीवर को ही हिंदी में यकृत बोलते हैं बाबा, जो यकृत बोल रहे हैं ना वो लीवर को ही बोलते हैं, ठीक है। 39 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा है, इसकी जनन इसमें जनन ग्रंथि होता है, किसमें जनन ग्रंथि होता है बताइए? अंडाशय, वृषण, थायराइड। थायराइड में तो लाल ग्रंथि होता है, ठीक है। तो थायराइड तो होगा नहीं आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है आप लोगों का, ठीक है। ए भी नहीं रखना है वहाँ पे, डी रखना है आपको, ठीक है। डी रखना है, क्या रखना है? डी रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 40 नंबर और पूछा है आप लोगों से, जिसमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो द्विलिंगी कहलाते हैं बाबू। अगर एक ही में होगा तो उभयलिंगी कहलाएगा, अलग अलग होगा क्या कहलाएगा? द्विलिंगी कहलाएगा, ठीक है। 40 का क्या हो जाएगा ऑप्शन? ओ एक मिनट एक मिनट, जिसमें नर और मादा लिंग, अच्छा अच्छा, एक ही में बोला है, देखिए यहाँ पर बोला है कि एक ही में उपस्थित, तो उसे एक लिंगी बोलेंगे, ठीक है। अलग अलग होता तो द्विलिंगी बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा है शुक्राणु बनता है, बताइए शुक्राणु कहाँ बनता है? ये पुरुष में होता है ना, बिल्कुल पुरुष में होता है, तो वृषण में बनता है, ध्यान रखिएगा, वृषण में। जो लिंग हार्मोन के नीचे होता है, ठीक है, उसको वृषण बोलते हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे बुक में, ठीक है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 42 नंबर, बहुत ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा ना। 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पूछा है, निम्न में से कौन परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है? परिवार नियोजन किसके कारण रोका जा सकता है बताइएगा? क्या करके रोका जा सकता है परिवार नियोजन? जैसे जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो आप सभी काम कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, और ये बताने का जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 43 प्रश्न पे, ठीक है। पूछा है, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस नहीं था, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति से पहले ना पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस नहीं था, बाद में हुआ है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ध्यान रहेगा इस बात का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 44 नंबर है कि रुधिर वर्ग ओ जो होता है, ओ वो प्रभावी होता है या अप्रभावी होता है, ये बताना है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, अप्रभावी होता है। इससे मतलब इसमें ब्लड का वृद्धि होगा सिर्फ, ठीक है, ब्लड ज़्यादा बढ़ेगा और एंटीजन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। एंटीजन कभी समझाने का मौका मिला तो जरूर समझाएंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 45 नंबर, पूछा है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है, आप लोग जानते हैं जैसा कि, ठीक है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
और 46 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा है, इनमें से कौन सा अपमार्जक का उदाहरण है? अपमार्जक कौन सा है? अपमार्जक क्या होता है बाबू? जो सब चीज़ को नष्ट करता है, जैसे नष्ट किए हुए चीज़ को या तो खा जाए या तो सड़ा गला के हटा दे, ठीक है, उसको बोलते हैं अपमार्जक, ठीक है। तो कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्म जीव, बाज, ये सब क्या अपमार्जक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 46 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और 2 प्रश्न हमारे पास है और दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, 47 और 48 पूछा है। 47 नंबर में यूरो 2 का संबंध किससे है? आपको ये बताना है। वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। और 48 नंबर क्वेश्चन है टिहरी बांध। तो टिहरी बांध का आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। लेकिन 47 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन उस जाने से पहले मैं आपको अंतर बताने वाला हूँ एक चीज़ में, ध्यान से रुक जाइए और देखिए पहले। ये देखिए, आप लोग को मैं बताने वाला हूँ, 2 नंबर में पूछेगा साबुन और अपमार्जक में अंतर, तो आप लोग क्या लिखेगा, ठीक है। साबुन क्या होता है? यह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है, Na लवण, ठीक है। लेकिन अपमार्जक क्या होता है? यह सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अब बताना है साबुन में सेकेंड में कि यह जल में कम घुलनशील होता है, लेकिन अपमार्जक क्या होता है? ज़्यादा घुलनशील होता है, ठीक है। साबुन में आप और भी चीज़ लिख सकते हैं। साबुन में यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह मृदु जल में काम करता है, ठीक है, कठोर जल में काम नहीं करता है। लेकिन अपमार्जक क्या है? मृदु जल में तो काम करेगा ही, लेकिन कठोर जल में भी काम करेगा और अच्छी तरह से आपकी कपड़ा की सफाई करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले रोज, तब तक वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने मित्रों के भी ज़रूर बताइएगा उन्हें कि यहाँ भी 10th का पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।